Hi guys, thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle. And today we are going to start with the revision of the chapter Income under the head Salaries. Okay, so basically ये जो chapter है हम लोग का salaries, ये 3 हिस्सों में divided है, ठीक है। पहला है आपका allowances, दूसरा है आपका retirement benefits, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका पर्क्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं पर्क्यूजाइज, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लासेस लिए हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के, सो आप लोग ये सब इन डिटेल पढ़े होंगे। और अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, इस रिवीजन में हम लोग हर एक प्रोविजन को कवर करेंगे। और सारा जब रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद एक सेपरेट क्लास में लेकर आऊँगी जिसमें हम लोग कुछ कुछ मास्टर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सब कुछ ये तीनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वो क्या है? वो है आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी, सबको पता है कि जो सैलरी मिलता है वो किसको मिलता है? सैलरी हमेशा एम्प्लॉय को मिलता है। एम्प्लॉय मतलब जो भी सैलरी दे रहा है, लेट्स से ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ए है, बी है। अगर ए बी को सैलरी दे रहा है, दैट मीन्स ये मास्टर है और ये सर्वेंट है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है ना। हमेशा जो पेयर है यानी कि जो सैलरी दे रहा है और जो पेई है यानी कि जिसको सैलरी मिल रही है, जो सैलरी रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या फिर मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और जो भी पेमेंट मिलने वाला है एम्प्लॉय को, वो इसी कैपेसिटी से ही मिलना चाहिए कि ही इज़ द सर्वेंट टू हिज मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो वो आपका सैलरीज में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल का एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उनको जो मिलता है रेम्यूनरेशन, वो सिर्फ उसी केस में सैलरी की तरह ट्रीट होगा अगर जो डायरेक्टर हैं ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अदरवाइज ये जो उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो आईफॉस के अंडर में टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाट इज आईफॉस? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। और जो डायरेक्टर का सिटिंग फी होता है, जो मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो उनको जो मीटिंग में बैठने का सिटिंग फीस मिलता है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंप्लीट इन डिटेल रिविजन। पहला क्या है पॉइंट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका जो जॉब कर रहे हैं आप, जो भी आप जहाँ पर भी आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो फुल टाइम जॉब हो या फिर पार्ट टाइम जॉब हो, ये सैलरीज में टैक्सेबल होगा ही होगा। सैलरीज में टैक्सेबल होगा ही होगा, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। नेक्स्ट क्या है? आपका जो भी फोरगोइंग सैलरी है, फोरगोइंग सैलरी जो भी है, वो जो अमाउंट ड्यू है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाट इज फोरगोइंग सैलरी? फोरगोइंग सैलरी का मतलब है आपको आपका सैलरी ड्यू हो गया है, सैलरी आपको मिलने वाला है, लेकिन आप क्या बोलते हो अपने एम्प्लॉयर को कि नहीं, मैं अपना ये सैलरी वेव ऑफ करता हूँ और ये सोनू सूद, लेट्स से सोनू सूद जैसे वो फंड रेज कर रहे थे, तो मैं अपना जो भी है सैलरी सोनू सूद के फंड में डालना चाहता हूँ। तो उस केस में आपने क्या कर दिया? आपने अपनी सैलरी फॉरगो कर दी। तो जितना भी उस केस में, इवन दो आपने अपनी सैलरी दे दी किसी को, वेव ऑफ कर दी, स्टिल आपको जितना सैलरी मिलना चाहिए, जितना सैलरी आपका ड्यू हुआ था, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट इन टोटल इनकम। सो सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है? अगर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो अंडर वॉलंटरी सरेंडरिंग ऑफ सैलरी एक्ट, तो उस केस में ये आपका पहले तो टैक्सेबल, इसके ऊपर जो भी टैक्स आपका है वो कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग योर टोटल इनकम वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपकी जितनी भी सैलरी की अमाउंट है वो टोटल इनकम से आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। सी, ये क्या है? ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एक
ओके, ये ए है, ये बी है, सेम एग्जाम्पल जो पहले हमने लिया था, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ये इसको पैसे दे रहा है। तो इसका जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, अगर ये टैक्स लाइबिलिटी को एम्प्लॉयर पे कर दे, कौन पे कर दे, एम्प्लॉयर पे कर दे, तो उस केस में इसको क्या कहा जाएगा, एम्प्लॉय को नहीं पे करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर खुद ही पे कर दे रहा है, तो उस केस में ये पर्क माना जाएगा। इसको हम लोग पर्क्यूजाइट मानते हैं। एज अ पर्क्यूजाइट मानकर ये आपकी जितनी भी सैलरी, जितना भी टैक्स है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जितना भी टैक्स एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पे किया है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज इन केस ऑफ सैलरी। सेक्शन 15 में आपको ये बताया गया है, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ड्यू ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस। इनमें से जो भी जल्दी हो, विच एवर इज अर्लियर, वो उस बेसिस पर चार्जेबल हो जाता है। लेट्स से आपकी जो सैलरी है, आपकी इस महीने की सैलरी जो है वो आपका 7 जुलाई 2021 को ड्यू हुआ। ठीक है, हर महीने के 7 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, तो 7 जुलाई को आपका ड्यू हुआ। लेकिन वो आपको मिलेगा कब, आपको वो मिलेगा लेट्स से 7 अक्टूबर में मिलेगा। तो इस केस में विच इज़ अर्लियर, जो आपका ड्यू हो रहा है वो आपका अर्लियर है, तो इसीलिए ये ड्यू बेसिस पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एडवांस सैलरी। व्हाट इज एडवांस सैलरी? एडवांस सैलरी है आपको लेट्स से आपकी सैलरी है 50,000। ठीक है, ये 50,000 से आपको 20,000 सैलरी, जुलाई की सैलरी आपको मई में अगर मिल गई, तो उस केस में क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एडवांस सैलरी एंड दिस सैलरी इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। इन द ईयर ऑफ पेमेंट मतलब जब आपको मिला, कॉन्सेप्ट सेम ही है। लेट्स से 2021 की सैलरी आपको 2022 की सैलरी आपको 2021 में मिल गई। ठीक है, तो ड्यू कब होने वाला था, 2022 में ड्यू होने वाला था, लेकिन आपको मिला कब, व्हेन डिड यू रिसीव द सैलरी, यू रिसीव्ड इट ऑन 2021। सो ये हो गया आपका रिसीट। तो इनमें से अर्लियर कौन सा है, अर्लियर है 2021, तो इसीलिए एडवांस सैलरी इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट इटसेल्फ। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से प्रीवियस ईयर 2020-21 की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 2020-21 की एडवांस सैलरी फॉर अप्रैल 21 और मई 21 भी मिल गया है। ठीक है, अप्रैल 21 और मई 21 कौन से वाले प्रीवियस ईयर में आता है, प्रीवियस ईयर 21-22 में आता है। तो उस केस में आपका जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 2020-21 में जितना भी आपका ड्यू हुआ है वो हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही क्योंकि आपको एडवांस सैलरी रिसीव हो गई है 2021 अप्रैल और मई की, तो वो भी आपका रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 2021 में, और हाँ चलो, अप्रैल और मई की जो सैलरी है, अप्रैल और मई 2021 की जो सैलरी है वो आपका टैक्सेबल कौन से ईयर में हो गया, प्रीवियस ईयर 2020-21 में। लेकिन आप ये मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर 21-22 में, मतलब अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक में, ठीक है, जितने भी महीने हैं उन सब का सैलरी में कितना आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल और मई का पिछले साल में हो गया है, टैक्सेबल हो गया है, इसीलिए इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 आपका टैक्सेबल सैलरी कितना हो जाएगा, सिर्फ जून 21 से लेके मार्च 22 तक 10 महीने की सैलरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं एरियर्स के बारे में। व्हाट इज एरियर? एरियर क्या होता है ना, आपको सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिलता है, अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका लागू होने लगे तो उसको बोला जाता है एरियर। एग्जाम्पल लेते हैं, 2018-19 के प्रीवियस ईयर में आपकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपीज़ बढ़ने वाली थी। ठीक है, और सिमिलरली 2018 और 19 में अगर बढ़ेगी 5,000, तो 2019-20 में भी 5,000 बढ़ेगी, और 2021 में भी 5,000 बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या, ये जो 5,000 बढ़ा था, वो ये जो बिल था वो पास नहीं हुआ था, कुछ लीगल ऑफिशियल चीज़ों की वजह से ये रुका हुआ था।
तो ये दोनों का मिलाकर आपको कौन से ईयर में मिला? 2020-21 में मिला, 2020-21 में मिला। तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो ये जो 10,000 है इसको बोला जाता है एरियर। एरियर मतलब इंक्रीमेंट, ऑब्वियसली देयर इज एन इंक्रीज इन योर सैलरी, इंक्रीमेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से वो लागू हुआ है, जब से वो लॉ पास हुआ है उस दिन से लेके जब तक ये आपका लागू हुआ, मतलब जब आपके हाथ में सैलरी आई, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो एरियर्स आर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट इटसेल्फ। जिस साल आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं एरियर वाले केस में, वो उसी साल ही टैक्सेबल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होता है। लेकिन एरियर ऑन रिसीट बेसिस होता है अगर इससे पहले ड्यू बेसिस में चार्ज नहीं हुआ है तो। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि जो एरियर आया है वो आपका ड्यू बेसिस में पहले टैक्स हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो ये आपका रिसीट बेसिस पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और नया टर्म आता है आपके पास, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है ना, आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो आप क्या करते हो, एज अ लोन आप इसमें से लेट्स से 15,000 लेते हो, ठीक है। 50,000 में से आप 15,000 लेते हो एज अ लोन। इसको बोला जाता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। देयर इज अ वर्ड अगेंस्ट, इसको आप याद रखो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एडवांस अगेंस्ट सैलरी एंड एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होता है, सैलरी का ही एक हिस्सा आपको पहले मिल जाता है। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन, और इसको बोला जाता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। सैलरी के अगेंस्ट में आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज योर एडवांस अगेंस्ट सैलरी। सो इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। ओके, सो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सैलरी वाला जो चैप्टर है 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पर्क्यूसाइट्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले अलाउंसेस पढ़ेंगे। सो अलाउंसेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, टीए, डीए, एचआरए, राइट। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, और टीए क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, और एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंसेस। अलाउंस क्या होता है, फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट दे रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे दे रहा है वो आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर वो आपको स्पेसिफिकली पैसे दे रहा है उस काम के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट, अलाउंसेस। तो अलाउंसेस जो हैं हमारे पास वो बेसिकली 3 तरह के हैं, ठीक है, बेसिकली 3 तरह के हैं। और जो सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये क्या है, आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कम पूरी तरह से जितना आपको मिलेगा वो आपका पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं आपके पास जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट बता दिया है इसका, आप इसको देखो समझ में आ जाएगा। पहला आता है आपका सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या होता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी होता है कि आप जब किसी टायर 1 सिटी में आपका ट्रांसफ़र होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेट्रो सिटी में हो रहा है या टायर 1 सिटी में हो रहा है तो उस केस में आपके जो खर्चे पहले होते थे अब उससे ज़्यादा खर्चे होने लगेंगे, है ना, उससे ज़्यादा खर्चे होने लगेंगे। तो उन सारे खर्चों को मीट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आपको बुक में दिया है, बुक में आप देख सकते हो, एन अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस विच अराइज ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस और टू कंपेंसेट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बाय रीजन ऑफ पोस्टिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो उस केस में अपने ही कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है दैट इज़ योर सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। जैसे आपका अगर लेट्स से लद्दाख में पोस्टिंग हो गया, लद्दाख में फ्यूल का प्राइस कितना ज़्यादा है सबको ही पता है, तो अगर आपको वहाँ पर उस खर्चे को मीट करने के लिए पैसे मिलते हैं दैट इज़ योर सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस।
आपके सीएमए के बुक में जो जो भी अलाउंसेस दिए हैं ये सब मैं आपको टिक करती जाऊंगी, वो सब बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। नेक्स्ट आता है आपका मील अलाउंस, और इसको बोला जाता है टिफिन अलाउंस भी बोला जाता है। तो ये क्या है, आपका जो भी खाने का खर्चा है, एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन टिफिन और रिफ्रेशमेंट, उसके लिए आपको एक अलाउंस मिलता है, दैट इज योर मील और टिफिन अलाउंस। थर्ड क्या है, नेक्स्ट आता है आपका सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस होता है वो पैसे जो आप एक सर्वेंट को देने के लिए मिलता है आपको। सर्वेंट कौन, जो आपके पर्सनल काम करे, पर्सनल पर्पस के लिए वो आपकी हेल्प करे, ही इज नोन एज अ सर्वेंट। ये मैंने आपको पर्सनल क्यों बताया है, इस चीज़ को याद रखो, आगे जाकर हम लोग इस चीज़ के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर्वेंट अलाउंस। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, और जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल अलाउंस। ये क्या है, आपके जितने भी खर्चे होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उन सारे खर्चों को मीट करने के लिए आपको एक अलाउंस मिलता है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट आता है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है, डीए तो ये तो सबको ही पता है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपने क्लासेस किए हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के तो आपके दिमाग में ये तो बैठा ही है, डीए। डीए बेसिकली क्या है, आपका जो इन्फ्लेशन होता है, जो आपके हर महंगाई जो बढ़ती है, उस महंगाई के महंगाई जितना बढ़ रहा है उस इंक्रीमेंट को रीच करने के लिए जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, दैट इज योर डीए और डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये एक ऐसा अलाउंस है जो कि आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रहता है। और ये बेसिकली क्या है, ये अलाउंस तो आपको मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सिर्फ वही लोग ही इस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2, सब क्लॉज 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन क्या होता है ना, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। एक एम्प्लॉय है, वो लेट्स से कोलकाता में रहता है, ठीक है, लेकिन उसको ना जर्मनी भेज दिया गया डेप्यूटेशन के लिए, डेप्यूटेशन पे उसको जर्मनी भेज दिया गया। तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे, दैट इज नोन एज डेप्यूटेशन अलाउंस एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग किस किस को मिलता है, जिनके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कौन, ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो चल रहा है, सीएमएज, सीएज, जो कंपनी सेक्रेटरीज होती हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उन सबको मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता है बाहर, अगर वो लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर वो लोग कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। ये अलाउंस जो है ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, और वो लोग एज अ वार्डन या फिर एज अ प्रॉक्टर किसी हॉस्टल में या इंस्टीट्यूट में रहते हैं, उनको ये अलाउंस मिलता है एंड इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन अलाउंस, येस इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। फिर आता है आपका ओवर टाइम अलाउंसेस, ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है। हॉलीडे होम के जो अलाउंसेस होते हैं, ओवरसीज़ अलाउंस होते हैं, आपको कहीं किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया गया, दैट इज़ योर ओवरसीज़ अलाउंस। फिर किसी प्रोजेक्ट में आपको रखा गया है, उसके रिलेटेड आपको किसी काम पर भेजा जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होता है, ये है आपका जिन भी आपका लेट्स से कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है जहाँ पर आपका, या फिर किसी ऐसे पोस्ट पर आपको रखा गया है जहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हाई होना चाहिए, तो उस हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए एक अलाउंस मिलता है। और एक क्या है, मैरिज और फैमिली अलाउंसेस, ठीक है। तो इसमें से ओके, सो मैंने तो सारा टिक कर दिया, कोई बात नहीं। इसमें से आपके सीएमए के बुक में जो जो गिवन है वो मैं बताती हूँ। सिटी कॉम्पेंसेटरी, टिफिन अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, फिर डीए तो ऑब्वियसली बात है, एंटरटेनमेंट अलाउंस,
डेप्यूटेशन अलाउंस और क्या है आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। सो आपको सब याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है। ये मैंने इसीलिए बोला ताकि अगर इन केस क्वेश्चन में पूछे तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं दोज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, बिल्कुल ही पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड हैं। ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं? पहला तो है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस दिया जाता है वो अलाउंस पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। दूसरा है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूएनओ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, पर्क्स हो, अलाउंसेस हो, वो सब कुछ पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। तीसरा है ऐसा एक इंडियन सिटीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं लेकिन उनको इंडिया के बाहर रह के काम करना पड़ रहा है, जैसे एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं वैसे लोगों का जो सैलरी होता है दैट इज टैक्सेबल, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन उनको जो अलाउंसेस मिलता है दोज अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तीन चीज़ें याद रखो, एक होता है जो बेसिक सैलरी होता है, एक होता है पर्क्स, तीसरा होता है अलाउंसेस। तो सैलरी उनका टैक्सेबल होता है लेकिन जो अलाउंस होता है वो उनका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और क्या है, और एक चीज़ है आपके सीएमए के बुक में दिया है, दैट इज जो भी टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट्स, जो भी सार्क मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को अगर किसी भी सार्क कंट्री में उनको जाना रहता है फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग, तो उस केस में उनके जो अलाउंसेस होते हैं वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल अलाउंसेस। ये जो स्पेशल अलाउंस है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इन्हीं में से ही आते हैं, ठीक है। जो मतलब आपका जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा या तो वो फुल्ली टैक्सेबल था या फिर फुल्ली एग्जेम्प्टेड था, उसमें हमें कुछ याद नहीं रखना था कि कैलकुलेट कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर वी नीड टू रिमेंबर द एग्जेम्पशन, जितना भी अलाउड है, जितना लिमिट स्पेसिफाइड है, ये सब हमें याद रखना है। तो इसमें जितने भी स्पेशल अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को मिलते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड द सेकेंड वन इज फॉर पर्सनल पर्पस। मैंने इसको ऑफिशियल और पर्सनल इसलिए बोला है क्योंकि ये जो इसके अंडर में जो भी लिस्ट हैं अलाउंसेस के वो सब ऑफिशियल से रिलेटेड है और इसके अंडर में जो भी है वो सब फैमिली और घर के हाउस हेल्प ये सब से रिलेटेड है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे ऑफिशियल वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कौन से सेक्शन में है ये, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर जितना आपने अमाउंट रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से और जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है उन दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो लोअर होगा, वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें पहला जो अलाउंस आता है आपका दैट इज योर ट्रांसफर अलाउंस। क्या है, ट्रांसफर अलाउंस। ये क्या है, अगर आपको ऑफिशियल पर्पस की वजह से ट्रांसफ़र करना पड़ा, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में या फिर एक सिटी में ही एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको शिफ्ट करना पड़ा, ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट आपका लगेगा दैट विल बी योर ट्रांसफ़र अलाउंस। तो अगर लेट्स से आपने ट्रांसफ़र किया प्लेस ए से प्लेस बी में, ठीक है, और आपको आपकी कंपनी जो है वो पे कर रही है 10,000 रुपीज़, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है 10,000 रुपीज़, लेकिन शिफ्टिंग में आपका खर्चा कितना आया, खर्चा आया आपका 9,800 रुपीज़। तो इसमें से कौन सा वाला अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स जितना आपने रिसीव किया उससे अगर आप माइनस कर दोगे अमाउंट स्पेंड को तो आपका आ जाएगा कितने पर आपको टैक्स देना है, ठीक है। कहीं पर भी एग्जेम्प्टेड लिखा होगा, हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी आप
आपका कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड मतलब जितना आपने रिसीव किया उससे माइनस हो जाएगा, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, वो माइनस हो जाएगा, तो जितना बचेगा उस पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपने क्लासेस किया हुआ है तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। ट्रांसफ़र खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ योर हेल्पर अलाउंस। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हमने देखा सर्वेंट अलाउंस, है ना। सर्वेंट अलाउंस क्या था, पर्सनल पर्पसेस के लिए, और यहाँ पर हम लोग फिर से देख रहे हैं हेल्पर अलाउंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है, हमने देखा था कि जो सर्वेंट है दैट इज़ फॉर पर्सनल हेल्प, लेकिन ये जो हेल्पर है, हेल्पर किस चीज़ के लिए है, हेल्पर इज़ फॉर ऑफिशियल हेल्प। तो हेल्पर से रिलेटेड एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक इंसान को लेट्स से हेल्पर अलाउंस मिल रहा है 5000 पर मंथ फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, पूरे साल के लिए कितना मिल रहा है, 5000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए मिल रहा है। सो इन टोटल कितना मिल रहा है, 60,000 फॉर द एंटायर ईयर। लेकिन वो जो हेल्पर है ना, वो हेल्पर आया बस 9 महीने काम किया। ठीक है, सिर्फ 9 महीने के लिए आपने हेल्पर रखा अपने पास, और जो हेल्पर था वो आपका ऑफिशियल हेल्प करता था 70% और आपका पर्सनल हेल्प करता था, आपके घर का काम करता था 30%। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अमाउंट रिसीव्ड। पहला है अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा है अमाउंट स्पेंट। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मिलेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 12 महीने के लिए 5000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपीज़। एंड अमाउंट स्पेंट कितना है, अमाउंट स्पेंट हो जाएगा आपका हाँ, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो हेल्पर आपने रखा है, आपको कंपनी से तो मिल रहा है 5000 पर मंथ, लेकिन आपने जो हेल्पर रखा है ही चार्जेस ओनली 3000 पर मंथ। कितना, 3000 पर मंथ ही वो चार्ज करता है। तो आपका एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कितना हो जाएगा, 3000 पर मंथ इंटू 9 मंथ्स ओनली मल्टीप्लाइड विथ 70%। 70% क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल हेल्प के लिए ही आपका काउंट होगा। तो ऑफिशियल हेल्प के लिए कितना परसेंट है यहाँ पर, 70% टाइम और एफर्ट वो ऑफिशियल हेल्प में देता है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 70%। तो ये आंसर आ जाएगा 18,900। विच वन इज लोअर, 18,900 इज लोअर। सो इन दैट केस एग्जेम्पशन अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,900 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो मैं ये भी बता देती हूँ कि एग्जेम्पशन अमाउंट का हमें करना क्या है। बेसिकली आपको कंपनी से मिला कितना, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मिला आपको 60,000 रुपीज़ लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1014I। जो भी आपका दो चीज़ें हैं उन दोनों में से जो भी आपका लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, दैट इज़ योर 18,900 रुपीज़। और ये कितना हो जाएगा, माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा आपका, दिस मच ऑफ अमाउंट पर आपको क्या देना है, आपको टैक्स देना है। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस क्या होता है, अगर आप जॉब के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में उसको बोला जाता है एकेडमिक अलाउंसेस। तो जैसे बहुत लोग एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं, एग्जीक्यूटिव PhD करते हैं, दैट इज़ योर एकेडमिक अलाउंस। ये क्या हो जाएगा, जितना आपको कंपनी से मिल रहा है और जितना आपने स्पेंड किया है, दोनों में से जो लोअर होगा उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। आप ये चार्ट देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो भी हम लोग लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे ये सब के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है आपका कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड, विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलाउंस। ये भी सेम चीज़ ही है, अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंड जो भी लोअर होगा। फिफ्थ आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस किसके लिए होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप्स में जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा है कि जो पेट्रोल देते हैं वो लोग सब एक ही यूनिफॉर्म पहने रहते हैं।
आप तनिष्क में जाते हैं या कोई जो शोरूम होता है गोल्ड का, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने मिलता है कि वो लोग यूनिफॉर्म पहने हैं। सो ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस है ये भी, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, विच एवर इज लोअर। 6th में आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। व्हाट इज ट्रैवलिंग अलाउंस? अगर आपको जॉब रिलेटेड टूर करना पड़ रहा है कहीं पर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टूर में जितना भी आपका कॉस्ट आया है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर इज नोन एज ट्रैवल अलाउंस। तो आपको कंपनी से एक अमाउंट मिलता है और आप खुद एक अमाउंट स्पेंड करते हो, उसमें से जो भी लोअर होता है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस क्या है? जैसे कि एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मार्केटिंग पर्सनल है, वो हर जगह उनको एक दिन में बहुत सारे क्लाइंट से मिलना रहता है, ठीक है, वो ऑफिस नहीं आते हैं, बस इधर उधर जाते रहते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात है उनका जो भी पेट्रोल का खर्चा आएगा, उनका जो भी लंच करेंगे, कहीं पर डिनर करेंगे, ये सारे जो खर्चे आते हैं डेली एक्सपेंसेस, वो आ जाता है क्या, उसके लिए क्या मिलता है उनको? डेली अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेयंस। कन्वेयंस भी सेम है डेली की तरह। कन्वेयंस बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ऑफिस की ही ड्यूटी करने के लिए, ऑफिस ड्यूटी करने के लिए अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, फिर यहाँ से एक और जगह, फिर यहाँ से एक और जगह, ऐसे जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है, उसके लिए जो आपको रियम्बर्स किया जाता है कंपनी की तरफ से, दैट इज़ नोन एज योर कन्वेयंस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। किसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है? कन्वेयंस और ट्रांसपोर्ट के बीच में। कन्वेयंस डज नॉट मीन होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, ये नहीं है कन्वेयंस। ये क्या है? ये कन्वेयंस नहीं है, ठीक है। कन्वेयंस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ड्यूटी निभाने के लिए आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। ये डायग्राम आप याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर कन्वेयंस अलाउंस। तो बेसिकली हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पर। जो भी आपका सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में था, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो ये क्या है? इन सारे अलाउंसेस के लिए एक ही रूल लगता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट, विच एवर इज लोअर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल अलाउंस, जो भी मिलता है आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2। सो जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है वो इस केस में इग्नोर हो जाता है। इग्नोर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट स्पेसिफाइड रहता है। जितने रुपए का भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ना, उसका यहाँ पर लिमिट स्पेसिफाइड रहता है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट स्पेंड आपको वही लिमिट पर ही एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला आपका अलाउंस है, दैट इज़ योर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर मैं बस आपको रफली समझाऊंगी, और अज्यूमिंग कि आपने पहले ये सब पढ़ रखा है, सो एक क्विक ब्रशअप के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे तो अभी बुक खोल कर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये किस लिए मिलता है? जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रन हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और ये कितना मिलता है? ये मिलता है, यहाँ पर एग्जेम्पशन कितना मिलता है? 100 रुपीज़ पर मंथ मल्टीप्लाइड विथ 12 महीने हैं साल में, मल्टीप्लाइड विथ 12 मंथ्स, मल्टीप्लाइड विथ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 2 बच्चों के लिए आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ समझना है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ये किसके लिए है? ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए है, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस क्या है? ये है, इसका जो एग्जेम्पशन लिमिट है 300 रुपीज़ पर मंथ 12 महीने के लिए मिलता है, और ये भी आपका मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? मैक्स टू मैक्स 2 बच्चों के लिए मिलता है, ठीक है।
और चिल्ड्रन एजुकेशन और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इन दोनों के केस में एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी मिलता है, स्टेप चाइल्ड के लिए भी मिलता है, लेकिन जो इललेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, इललेजिटिमेट और ग्रैंड चाइल्ड होते हैं, उनके लिए नहीं मिलता है। ठीक है। और क्या है, चिल्ड्रन जो है वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, 18 साल के नीचे भी हो सकता है, 18 साल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हम लोग का अलाउंस है दैट इज योर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कन्वेंस अलाउंस जो था ये होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम नहीं था, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है आपका होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, ये हर एक नॉर्मल इंसान के लिए, हर एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये इस आदमी के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन जो एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड होता है, या फिर ऑर्थोपेडिक होता है, या फिर ब्लाइंड होता है, या डेफ एंड डम्ब होता है, किसी भी तरह का अगर हैंडीकैप्ड है, या फिर उनको कोई भी दिक्कत है बॉडी में, ऑर्थोपेडिक है, या फिर चलने फिरने में दिक्कत होता है, ब्लाइंड है, डेफ एंड डम्ब है, तो उस केस में उनको क्या मिलता है, उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको जितना भी मिलता है उसमें एग्जेम्पशन कितना अमाउंट मिलता है, 3,200 रुपीज़ पर मंथ, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर है उस बेसिस पर उनको जो मिलता है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का आउट स्टेशन अलाउंस। व्हाट इज आउट स्टेशन अलाउंस? आप बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है बुक में। राइट, बुक में इसको दिया है ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। सो ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये उन सारे ड्राइवर्स को मिलता है, ये उन सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है हु आर वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे कि कोई पायलट है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई ट्रेन ड्राइवर है, कोई शिप चलाते हैं, शिप के कैप्टन है, तो उस केस में उनको अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो अलाउंस मिलता है दैट इज नोन एज आउट स्टेशन अलाउंस और ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। यहाँ पर एग्जेम्पशन का क्या सीलिंग है? यहाँ पर एग्जेम्पशन आपको मिलता है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 रुपीज़ पर मंथ। आपको जितना भी अलाउंस मिला है उसका 70% और 10,000 रुपीज़ पर मंथ, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। लेट्स से अगर आपको मिल रहा है 1 लाख, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, अलाउंस आपने रिसीव किया कितना, ₹1 लाख, तो एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा? यहाँ पर एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 70% ऑफ अलाउंस यानी कि 70,000 रुपये और 10,000 पर मंथ यानी कि पूरे साल के लिए कितना हो जाएगा? पूरे साल के लिए इट विल बी 1,20,000 विच एवर इज लोअर, 70,000 इज लोअर ऑब्वियसली। सो आपको किस पर टैक्स देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपीज़ पर। ठीक है, समझ में आ गया आउट स्टेशन अलाउंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर HRA। HRA क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। ये जो अलाउंस है मोस्ट ऑफ द लोगों को अलाउंस बोलने से ही वो लोग HRA समझते हैं। ठीक है, सो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 10 क्लॉज 13A। सो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है उसमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें हैं, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर अगर मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी कि जो DA होता है, DA जो स्टार होता है, DA विथ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, मतलब 50% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी इन केस ऑफ मेट्रोज और 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज़। और थर्ड है आपका जो एक्चुअल HRA आपने रिसीव किया है। इन तीनों में से जो भी आपका लोअर होगा उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैलरी वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। व्हाट इज दिस सैलरी? ये जो सैलरी है ये कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। पहला है बेसिक, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या है? डीए विथ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि पूरा का पूरा डीए, प्लस यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर। एज अ परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर, कंपनी का टर्न ओवर जितना होगा उस बेसिस पर अगर उसके 1% के हिसाब से अगर आपको कमीशन मिल रहा है देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस केस। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है लेट्स से बेसिक इतना है, डीए इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट इतना है और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इतना है, आप क्या क्या लोगे? आप सिर्फ बेसिक और डीए लोगे, क्योंकि वहाँ पर बोला है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट देखते हैं। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी चेंज होता है, किन सब चीज़ों में? आप लोग जिस घर में रह रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, जितना आपका रेंट है, जितना कंपनी आपको दे रहा है, इन सब में कोई भी अगर चेंज होता है सो उस केस में कंप्यूटेशन ऑफ HRA इज डन सेपरेटली। उस केस में क्या है, लेट्स से ये एक 12 महीने का पीरियड है, 6 महीना, फर्स्ट 3 महीना आप एक घर में रहे, अगले 3 महीने आपने सेम सिटी में एक और घर चेंज किया, अगला जो 6 महीना आप एक दूसरे सिटी में चले गए। तो यहाँ पर जो HRA का कैलकुलेशन होगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग अभी बुक में देख सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन HRA के ऊपर दिया है। आई थिंक 2 इलस्ट्रेशंस दिए हैं वहाँ पर, टाइम ड्यूरेशन और प्लेस चेंज करने का सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। वो इलस्ट्रेशन अगर आप सॉल्व कर लेंगे बुक से, हमारी CMA के बुक से, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो खत्म होता है हम लोग का अलाउंसेस वाला पार्ट इन द चैप्टर सैलरीज, और इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे और पर्क्यूसाइड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द विली टर्टल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया, और इसे अपने CMA CA इंटर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।